हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 10 का पार्ट 3 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपने इसके फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे द्वारा सांस कैसे लिया जाता है, और देखो सांस लेने के लिए किन किन ऑर्गन क्या होता है बच्चों, अंग, हमारे शरीर के किन किन अंगों का इंपॉर्टेंट रोल होता है सांस लेने में। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या होता है, सबसे पहले तो नाक है, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। नोज, उसके बाद क्या होता है, विंड पाइप है, लंग्स है, चेस्ट कैविटी, डायफ्राम और क्या है, रिब केज। इनका क्या होता है, जो रिब केज और डायफ्राम है ना, इनकी मूवमेंट के जो ये होता है ना, रेस्पिरेशन होती है ना बच्चों, वो इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर 2 मूवमेंट होती है रिब केज की। ओके, एक तो इनहेलेशन के दौरान होने वाली मूवमेंट रिब केज और डायफ्राम में, और एक एक्सहेलेशन के दौरान होने वाली मूवमेंट रिब केज और डायफ्राम में। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है, रिब केज होता है पंसलियों का पिंजर। ओके, ये होता है रिब केज। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको करवाऊंगी हाउ डू वी ब्रीथ। देखो बच्चों, इससे पहले एक एक्टिविटी है जो आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ना, जैसे कि ये है एक्टिविटी है 10.3। इसमें आपको क्या बताना है, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, हम आराम की अवस्था में होते हैं, तो ब्रीथिंग रेट है वो एडल्ट का वो 15 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट में। ओके, लेकिन जैसे क्या होता है, फास्ट कोई भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तब क्या हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। वो कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, 25 टाइम्स होता है 1 मिनट के अंदर। ओके, तो ऐसे क्या है, जो एक्टिविटी 10.3 है, इसमें क्या बताया गया है, आपको क्या दिए गई है, डायग्राम दिखाए गए हैं, जिसमें स्लीपिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्टडिंग है, ये क्लाइंबिंग है। इसमें क्या बताना है आपको, जो ये काम यहाँ पे जो ये डायग्राम दिखाए गए हैं, कि आपको देखना है कि जब कपड़े धुलाई कर रहे हैं तो तब आपका ब्रीथिंग रेट कितना होगा, सोते टाइम ब्रीथिंग रेट कितना होता है। इसको आप अपने घर में बड़ों की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रीथिंग रेट को नोट करके। देखो बच्चों, और आज का टॉपिक क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, एयर को इनसाइड लेना, सांस लेना, जिसके जो एयर हम अंदर की साइड लेते हैं हमारे शरीर में, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, हाउ डू वी ब्रीथ, वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। देखो बच्चों क्या होता है, हम हमारे नोस्ट्रिल का मतलब क्या होता है, नथुना। ओके, क्या है कि हम क्या करते हैं, हवा को अंदर की साइड लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे अंदर की साइड जाती है, लेकिन वो हवा किसके थ्रू जाती है, नोस्ट्रिल के थ्रू। नोस्ट्रिल क्या होता है बच्चों, नथुना। अब मैं आपको बताऊंगी कि नोस्ट्रिल होता क्या है। आवर नोज हैज 2 होल्स विच आर कॉल्ड नोस्ट्रिल। देखो हमारी नाक में 2 क्या होते हैं, सुराख, होल्स होते हैं। होल का मतलब क्या होता है बच्चों, सुराख होना। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि नाक में 2 सुराख होते हैं। उन्हीं होल्स को, उन्हीं 2 सुराखों को क्या बोला जाता है, नोस्ट्रिल। ओके, क्योंकि नाक के जो 2 होल है, इन्हीं से तो क्या होता है, सांस हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिंग थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू द नसल कैविटी। ओके, और नोस्ट्रिल के बाद क्या आती है, नसल कैविटी आती है। जो 2 होल हैं हमारी नाक में, वो नोस्ट्रिल होते हैं, और इनके जस्ट पीछे क्या होता है, नसल कैविटी होती है। जैसे ही हवा हमारी नाक में एंटर करती है, हम सांस लेते हैं, तो वो पास होती है नोस्ट्रिल से, और कहाँ पर पहुंच जाती है, नसल कैविटी में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, सबसे पहले किसके थ्रू सांस हमारे शरीर के अंदर जाती है, नोस्ट्रिल के थ्रू, और फिर नोस्ट्रिल से पास होते वो कहाँ पे एंटर करती है, नसल कैविटी में। ओके, अब देखो क्या है कि नसल कैविटी में जो सांस हम ले रहे, हवा कहाँ तक पहुंची है, नसल कैविटी तक पहुंची है बच्चों। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स। लंग्स क्या होते हैं बच्चों, फेफड़े। ओके, थ्रू द विंड पाइप। देखो मैंने पहले ही बताया था कि क्या क्या ऑर्गन होते हैं, लंग्स, विंड पाइप, नसल कैविटी, चेस्ट कैविटी, और क्या है, डायफ्राम, और क्या है, रिब्स। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर। ओके, तो फर्स्ट में क्या देखा हमने, जो नोस्ट्रिल उसके थ्रू एयर शरीर में एंटर करती है, फिर वो क्या करती है, नोस्ट्रिल से नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, नसल कैविटी में एंटर करती है। फिर क्या है, सेकंड पॉइंट में, जो हवा नसल कैविटी में आई है, वो नसल कैविटी से पास होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। लेकिन लंग्स तक पास पहुंचेगी तो वो कहाँ से पहुंचती है, विंड पाइप से, जो हमारी
सांस वाली नली होती है, ठीक है। जैसे ही हवा नोस्ट्रिल में एंटर की तो वो कहाँ पर पहुंची, नसल कैविटी में, और नसल कैविटी से वो एयर कहाँ पे पहुंचती है, लंग्स तक थ्रू द विंड पाइप। ओके, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी क्या होती है बच्चों, हमारे शरीर में वक्स गुहा। क्या होता है, वक्स गुहा। फिर क्या है कि देखो जो लंग्स है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी में वक्स गुहा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको लंग्स बता दिया, नसल कैविटी और विंड पाइप ये कर लिया, लेकिन अब देखो जो चेस्ट कैविटी है ये क्या है। चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स। रिब्स क्या होती है बच्चों, पसलियां। आपने आपके शरीर में देखा होगा कि जो हमारी छाती होती है यहाँ पे क्या है, हड्डियां महसूस होती है, तो वो क्या होती है बच्चों, पसलियां होती है। ओके, क्या है, जो चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय द by ribs on sides a large muscular sheet called diaphragm, ठीक है। और क्या जो क्या होता है, चेस्ट कैविटी घिरी होती किससे, पसलियों के एक पिंजर से, और साथ में इसमें एक मस्कुलर क्या होता है, पेशीय सीट होती है, जिसको क्या बोला जाता है, डायफ्राम, जिसको मैं अब आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी। देखो बच्चों, जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पे ये हमारे शरीर का जो भी श्वसन तंत्र है उसका मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि देखो पहले हवा कहाँ से आई, जो एयर हमारे शरीर के अंदर जाएगी जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होती है, नोस्ट्रिल होती है। तो यहाँ पे नसल कैविटी है, नसल कैविटी से पास होते हुए ये कहाँ पे पहुँचती है, लंग्स तक जाती है। लेकिन जब ये लंग्स में जाएगी तो यहाँ पे क्या होती है, विंड पाइप होती है। एक तो होती है हमारी फूड पाइप और एक होती है बच्चों विंड पाइप। जो हमारा गला होता है ना, यहाँ पे क्या है, एक ढक्कन जैसी आकृति होती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ढक्कन क्या होता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, बट जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, वो जो फूड पाइप है उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ से एयर एंटर होगी, कहाँ तक पहुँचती है, लंग्स तक। लंग्स हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स तक पहुँचेगी ना, तो बच्चों क्या होता है, ये लंग्स तक कैसे पहुँचती है, क्योंकि बीच में विंड पाइप है, विंड पाइप के थ्रू ये लंग्स तक आ जाती है। ओके, और देखो बच्चों, जो यहाँ पे ये रोलिंग जैसी आकृति दिख रही है, तो ये क्या है बच्चों, रिब क्या बताइए मैंने, पसलियां। ये क्या है, पसलियां। और पसलियों के जस्ट साथ में ही जो ये मस्कुलर सीट है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, डायफ्राम, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि रिबकेज क्या है, रिबकेज ये पसलियां हैं, और जो इनके जस्ट नीचे मस्कुलर सीट है इसको क्या बोला जाता है, डायफ्राम। ओके, अब देखो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है, डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। कहाँ से, फ्लोर मतलब जैसे कि यहाँ पे दिखा गया ये डायफ्राम है। ओके, अब देखो ये तो मैंने जस्ट आपको ये बताए हैं कि कैसे सांस शरीर में जाता है, हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी कि जब ब्रीथिंग होती है ना, उसमें दो स्टेप होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है, इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, मेनली क्या किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, ठीक है। जो पसलियां और डायफ्राम होता है ना, उसकी मूवमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है सांस लेने में, ठीक है। तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज, मतलब ये भी इस यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज होगा, रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज इन कहाँ पे बच्चों, ब्रीथिंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसके मूवमेंट का, रिब केज का और डायफ्राम का। ओके, तो देखो बच्चों क्या है, मैं अब आपको जो ये मूवमेंट होती है ना, रिब केज की, डायफ्राम की, वो इनहेलेशन में अलग होगी और एक्सहेलेशन में अलग होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सांस को अंदर लेना। एक्सहेलेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मूवमेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन। मूवमेंट किसकी, रिब केज की और डायफ्राम की, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन मूवमेंट ऑफ रिब एंड डायफ्राम, देखो कैसी होती है, जब हम सांस अंदर की साइड लेते हैं बच्चों, जैसे ही हम सांस अंदर की साइड लेंगे तो जो हमारी पसलियां है वो ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। क्या होगी, वो ऊपर की ओर उठेगी, और जो डायफ्राम होता है ना, वो नीचे की तरफ होगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा। पसलियां तो फैल जाएगी, एक्सपेंड होगी, बट जो डायफ्राम है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। जिसका मैं अब आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। देखो बच्चों, ये एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि इनहेलेशन की प्रोसेस है ये। जैसे ही एयर शरीर के अंदर जाएगी, एयर जैसे ही हमारे विंड पाइप से लंग्स में यहाँ पे जाएगी, तो जो ये
यहाँ पे क्या है बच्चों, पसलियां हैं, ये पसलियां क्या होगी, ऐसे फैल जाएगी, जैसे ये एरो से दिखा रखा है, ठीक है। ये क्या होगी, मूव करेगी अपवर्ड, मूव करेगी, लेकिन बट जो ये डायफ्राम था इसके नीचे, ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और मूव डाउन, ठीक है। ये प्रोसेस होती है इनहेलेशन की, ठीक है। तो आप खुद भी सांस लेके महसूस कर सकते हो, जैसे ही आप सांस अंदर की साइड लोगे जो छाती है ऊपर की तरफ फूल जाती है, ठीक है। मतलब क्या, जो हमारे रिब केज है वो फैल जाता है, लेकिन जो डायफ्राम है, जो पसलियों के नीचे का हिस्सा, वो अंदर की साइड जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड में, ओके। तो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो इनहेलेशन में होता है ना, मूवमेंट ऑफ रिब एंड डायफ्राम की क्या होती है, रिब्स मूव अप एंड डाउनवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन। ड्यू टू दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो जैसे ये मूवमेंट होते हैं तो ये चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हो जाता है, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, ऐसे फैला हुआ स्पेस इंक्रीज होगा, तो इसीलिए क्या है, एयर रूस इनटू द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, ठीक है। तो क्यों फैल जाता है, क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, पसलियां फैलती है ना, जो एयर है अंदर आई वो कहाँ पे जाने की, कहाँ पे चली जाती है, वो फेफड़ों के अंदर, और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, मतलब वो भर जाते हैं हवा से, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है कि इसमें जो अब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, मूवमेंट जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ हो जाती है और जो डायफ्राम वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको डायग्राम में अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखो बच्चों, जब हम सांस अंदर की साइड लेते हैं, इनहेलेशन में क्या होगा, एयर अंदर आई है, ठीक है। जैसे ही एयर नोस्ट्रल के थ्रू कहाँ पे पहुंचती है, लंग्स तक जाती है ना, विंड पाइप से, तो क्या होता है बच्चों, ये पसलियां फैल जाती है, मतलब इनका स्पेस बढ़ जाता है, पसलियां मूव करेंगी अपवर्ड, ठीक है, या फिर अप भी बोल सकते हो। और ये जो डायफ्राम था, ये नीचे वाला जो मैंने इस डायग्राम में आपको बताया था, देखो अब तो डायफ्राम की शेप ऐसी है, ओके, ये पसलियां थी, बट जैसे ही हम सांस अंदर की साइड लेते हैं तो जो ये डायफ्राम था, इस कंडीशन से ये डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे तो ये ऐसे था स्टेट सा, लेकिन अब यहाँ पे सिकुड़ गया है, ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो आप इसको खुद सांस लेके भी महसूस कर सकते हो। जैसे ही आप अंदर की साइड सांस लोगे ना, तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा हवा चली जाएगी फेफड़ों में, जिसके कारण हमारे फेफड़े हवा से फूल जाएंगे, ओके। अब मैं आपको करवाऊंगी सेकंड प्रोसेस में, एक्सहेलेशन में क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, एक्सहेलेशन का मीनिंग क्या होता है, एयर को बाहर छोड़ना, एयर फोर्स आउट, ठीक है। एयर फोर्स आउट का मतलब क्या होता है, हवा को बाहर छोड़ना, मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ही हमारी सांस बाहर जाती है, थोड़ा शोर आ रहा है, सॉरी। देखो बच्चों, क्या होता है, ये प्रोसेस है हमारी एक्सहेलेशन की, कि जो मूवमेंट होती है डायफ्राम और रिब्स की, वो कैसे होती है, ओके। देखो, जैसे हवा बाहर जाती है हमारे शरीर से, फेफड़ों से, तो क्या होगा बच्चों, जो ये पसलियां होती है ना, रिब्स होती है, वो मूव करेगी बैक, या फिर हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। देखो ये डाउनवर्ड क्या है, ये एरो से पता लग रहा है। जो इनहेलेशन की प्रोसेस थी, इसमें मूव कर रही थी अपवर्ड में, बट एक्सहेलेशन में क्या होगा, यहाँ से हवा बाहर निकल गई। एक मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे बैलून्स के अंदर आप एयर को फिल करोगे तो वो बैलून्स क्या होगा बच्चों, फूलेगा, उसका साइज बढ़ जाता है, बट जैसे ही उस बैलून से आप हवा को बाहर निकालोगे तो वो बैलून क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी हवा निकल जाएगी। सेम वैसे ही प्रोसेस है ये। अब देखो, यहाँ से हवा बाहर गई लंग्स से, तो जो ये हमारी रिब्स थी, ये मूव करेगी इनवर्ड, ठीक है। बट जो ये डायफ्राम था, यहाँ पे तो ये सिकुड़ गया था, डायफ्राम मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है। तो आप खुद सांस को बाहर छोड़ के देख सकते हो, जैसे आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो जो पसलियां वो सिकुड़ जाती है बच्चों, जो डायफ्राम है वो फैल जाता है, ओके। तो ये प्रोसेस होती है कि इसके दौरान ये मूवमेंट होती है रिब में और डायफ्राम में ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका वो करवाऊंगी कि कैसे आप एग्जाम में लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा ही जाता है हर टाइम। देखो बच्चों, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, ठीक है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, जो डायग्राम में दिखाया गया है, एंड डायफ्राम मूव अप, और जो डायफ्राम है ये क्या होगा, मूव करेगा अप में, ठीक है। रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, देखो यहाँ पे चेस्ट कैविटी का साइज कम होगा, यहाँ पे चेस्ट कैविटी का साइज ज्यादा था, जो इनहेलेशन में है, और एक्सहेलेशन में ये साइज कम होगा, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ही साइज कम होगा, इसका मीनिंग क्या है, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, मतलब क्या, जो हवा है वो हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, ठीक है।
तो देखो बच्चों क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या निकला है, जो मूवमेंट हुई है किसके दौरान, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान रिब केज और डायफ्राम की, उसका मीनिंग क्या है बच्चों, जब ये ब्रीथिंग होती है ना, ब्रीथिंग से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, ठीक है। जब इनहेलेशन होता है तो चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, स्पेस ज्यादा हो जाता है, बट जैसे ही एक्सहेलेशन होता है उसमें क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है चेस्ट का साइज। ओके, तो मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है बच्चों। जैसे ही इनहेलेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, जो रिब केज होती है, पसलियां होती है, वो सिकुड़ जाती है, मूव करती हैं अपवर्ड, बट डायफ्राम मूव करता है डाउनवर्ड। ओके, और फिर क्या होता है, ये प्रोसेस होने से ज्यादा एयर क्या जो हमने सांस के दौरान अंदर ली है वो फेफड़ों के अंदर जाती है, ज्यादा से ज्यादा एयर फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़े फूल जाते हैं। ओके, बट जैसे ही एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर बाहर निकलती है हमारे शरीर से, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो रिब केज होती है वो सिकुड़ जाती है, वो मूव करेगी डाउनवर्ड, बट डायफ्राम मूव अपवर्ड। ड्यू टू दिस द एयर पुश्ड आउट फ्रॉम लंग्स, तो ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, जो हवा भरी हुई है लंग्स में वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं बच्चों, फेफड़े, और इसी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, आज का एक बेटा याद रखना है यहाँ पे कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मैंने मूवमेंट करवाई जो रिब केज और डायफ्राम की, वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, इनहेलेशन में रिब केज मूव की, जो पसलियां हैं वो मूव करेगी अपवर्ड, बट एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब केज मूव कर रही डाउनवर्ड में, ठीक है। डायफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड इनहेलेशन में, बट एक्सहेलेशन में डायफ्राम मूव करेगा अपवर्ड। ओके, यहाँ पे इनहेलेशन में क्या होता है बच्चों, चेस्ट कैविटी का साइज जो स्पेस है बढ़ जाता है, एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी का साइज घट जाता है। तो ऐसे आप क्या है इसके पॉइंट बना सकते हो अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाता है तो भी, जैसे कि डिफरेंस पूछ लेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो। ओके, क्या क्या पॉइंट बनेंगे, फर्स्ट पॉइंट जैसे रिब्स की मूवमेंट का बनेगा, सेकंड क्या बनेगा, डायफ्राम की मूवमेंट का बनेगा, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, स्पेस का बनेगा कि स्पेस इंक्रीज होता है या नहीं, फोर्थ क्या बनेगा, ज्यादा एयर फील होगी लंग्स में या नहीं होगी, फिफ्थ में क्या बनेगा बच्चों एयर चार ये हो गए। तो ये आप इन पॉइंटों को डाल सकते हो इसके डिफरेंस में, ठीक है। अगर 5 नंबर में पूछा जाए बगैर डिफरेंस पूछे कि कैसे मूवमेंट होती है ब्रीथिंग करने में रिब केज और डायफ्राम में, तब आप जो मैंने ये करवाया है आप कर सकते हो। मतलब दोनों तरीकों से इससे आप क्वेश्चन है उसके आंसर निकाल सकते हो। डिफरेंस में भी आप इसके पॉइंट बना सकते हो जो मैंने ऐसे ही इसमें करवाया है, और अगर डिफरेंस ना पूछा गया तो आप डायरेक्ट इनको ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब मौसम खराब होता है, आंधी तूफान होते हैं या हमारे वातावरण में डस्ट फैला होता है या मेनली क्या हमें छींक आती है, तो वो क्यों आती है, ठीक है। तो छींक आने का, स्नीजिंग का मतलब क्या होता है, छींक आना, ठीक है। अक्सर क्या होता है छींकें हमें आती रहती, तो वो छींक आने का कारण क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखो बच्चों पहले मैं इसको ओवरऑल बताऊंगी, फिर मैं इसको आपको इंग्लिश में समझाऊंगी। देखो क्या होता है, हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, सभी को पता है ये बात। हमारी नाक में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे बाल होते हैं, और इन बालों का मेनली काम क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो हवा हमारे नाक से शरीर में जाती है, उस हवा में जितने डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये छोटे छोटे बाल उन डस्ट पार्टिकल को शरीर में नहीं जाने देते, उसको रोक लेते हैं, ठीक है। जब ये हमारी नाक में एंटर करते हैं डस्ट पार्टिकल, तो इन्हीं की वजह से हमें इरिटेशन होती है, और उसी की वजह से क्या आती है बच्चों, छींकें आती है, ठीक है। तो देखो मैं अब आपको करवाऊंगी। The air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. देखो क्या होता है, जो हमारे चारों ओर की हवा होती है उसमें मेनली डस्ट पार्टिकल तो प्रेजेंट होते ही होते हैं बच्चों, जैसे धुआं हो गया, और क्या होते हैं जैसे धुआं है, मान लो कि सीजन का टाइम चल रहा है तब भी डस्ट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होते हैं। मेनली तो सभी को पता है कि शुद्ध हवा तो होती ही नहीं है। ओके, क्या होता है, व्हेन वी इनहेल द
पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन हेयर प्रेजेंट इन आवर नसल कैविटी। जो मैंने अभी बताया था कि जैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल का मतलब क्या होता है बच्चों, सांस अंदर की साइड लेना। जैसे हम सांस लेते हैं, जो पार्टिकल है एयर के अंदर प्रेजेंट थे, डस्ट पार्टिकल, ट्रैप का मतलब होता है वो जैसे कि उलझना ही लगा लो, ठीक है। ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नसल कैविटी, वो क्या हो जाते हैं, जो बाल हमारे नाक में प्रेजेंट है उसमें वो क्या है, अटक जाते हैं, मतलब उलझ जाते हैं। ओके, सम टाइम द पार्टिकल पास्ट द हेयर इन द नसल कैविटी, देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी एज ए रिजल्ट ऑफ सच वी स्नीज। देखो बच्चों क्या होता है कि क्या जैसे हम सांस लेते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड हो जाते हैं जो हेयर हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होती है, जो लाइनिंग होती है हमारी नसल कैविटी की वो इरिटेट हो जाती है, ठीक है। इरिटेट होगी तो इसी इरिटेशन की वजह से क्या आती है, हमें छींकें आती है, ठीक है। तो आपको छींक आने का कारण पता लग गया होगा। मेनली क्या है कि डस्ट पार्टिकल की वजह से जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते वो हमारी नाक में के छोटे छोटे बालों में उलझ जाते, जिससे जो नसल कैविटी की लाइनिंग वो इरिटेट होती है और इसी के कारण क्या आती है बच्चों, छींकें आती है, ठीक है। तो देखो क्या होता, जो स्नीजिंग है ना, यहाँ से तो क्या होगा, विथ स्नीजिंग क्या है, स्नीजिंग एक्सपेल दिस फॉरगन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर आवर बॉडी। देखो बच्चों क्या होता है, जो छींकें आती है ना, इसका हमें मतलब हमारे उसमें शरीर में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि छींक क्या कर देती है, जैसे हम छींक आती है हमें हमारी नाक में कुछ चला जाता है तो ये छींके एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। ये क्या कर देती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो इनहेल एयर से हमारे नाक में एंटर करते हैं तो वो क्या कर देती है, स्नीजिंग उस एयर को डस्ट फ्री कर देती है और जो शुद्ध हवा है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल से फ्री वाली हवा है उसको हमारे शरीर में जाने देती है। मेनली क्या है कि क्लीन एयर एंटर आवर बॉडी, ठीक है। छींक की वजह से ही क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे शरीर में एंटर नहीं कर पाते, वो क्या कर देती है, छींक उस डस्ट पार्टिकल को हमारी नाक से बाहर निकाल देती है, ठीक है। एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना और क्लीन एयर को एंटर करवाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। देखो बच्चों क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें कि जब हमें छींक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, टेक केयर, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर आवर नोज सो दैट द फॉरगन पार्टिकल यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल बाय अदर पर्सन। देखो बच्चों क्या होता है कि हमारे बड़े भी बोलते हैं हमें कि आपको छींक आ रही है तो नाक के ऊपर रुमाल लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, ताकि छींक से जो डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ना गिरे, दूसरे पर्सन में के शरीर में वो एंटर ना करे, ठीक है। जैसे हम छींक आती है, हमें पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा, वो भी तो सांस ले रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग की प्रोसेस तो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। और दूसरा पर्सन पास में बैठा वो सांस ले रहा है, तो जैसे हमें छींक आती है, हमारी छींक से क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल दूसरे के शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि आपको छींक आती है तो नाक के ऊपर रुमाल जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है ब्रीथिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इस लेसन की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।